हेलो गाइस। फिर से क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने आपके फेवरेट चैनल बायोलॉग पर में एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर लेके, जो कि बायोलॉजी क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। तो अभी हम देखो सीक्वेंस पहले बता दूं, हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और हम लिविंग वर्ल्ड, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, फिर एंड में हम एनिमल किंगडम लेंगे। और एकदम मतलब इस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना कि आपको एक एक नाम, जो लोग बोलते हैं ना एनिमल किंगडम में नाम नहीं याद हो रहा है, प्लांट किंगडम में नाम नहीं याद हो रहा है, आप लोग को एकदम रट जाएगा। कोई नींद में भी 2 बजे रात को उठा के पूछ देना, तब भी तुम लोग को याद रहने वाला है कि अच्छा फलाना में फलाने सारे जानवर आते हैं। तुम एकदम बोलो ना, एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, मेरे टीचर बन जाओगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड, जो कि पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो लिविंग वर्ल्ड से पहले ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोस क्या होता है? दो शब्द से मिलकर बना है बायोलॉजिकल। बायोस प्लस लोगोस। बायोस क्या है? लिविंग। लोगोस क्या है? स्टडी। बायोलॉजी स्टडी है लाइफ फॉर्म का और लिविंग प्रोसेसेस का। जो टर्म बायोलॉजी है वो दिया है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में। बायोलॉजी के फादर हैं अरिस्टोटले, जिनको हिंदी में अरस्तु भी बोला जाता है। बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी जहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में देखते हैं और बोटनी जहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं। जूलॉजी के फादर हैं अरिस्टोटले, बोटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, साइंस के फादर हैं अरिस्टोटले और मॉडर्न बोटनी के फादर हैं बॉहिन। तो कुल मिला के अगर देखूँ तो 10 लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एक ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इंटरेक्शन, मूवमेंट, होम्योस्टेसिस, लाइफ स्पैन और वेरिएशन। तो हम सबसे पहला कैरेक्टर्स लेंगे। होप सो कि हम आज 5 कैरेक्टर करेंगे, 5 नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा वीडियो बना के कर देंगे। क्योंकि जैसे अभी हम केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तुम लोग पैरेलली सोते वक्त कहीं भी लीड लगा के सो जाओगे, कोने तरह अच्छे से पढ़ लोगे, तुमको समझ में आ जाएगा। तो हम सिर्फ 5 कैरेक्टर्स याद करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके हम नेक्स्ट चैप्टर में 5 कैरेक्टर्स ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के क्या हैं? पहले तो बॉडी में मास में इंक्रीज़ होना, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल में इंक्रीज़ होना। बॉडी मास में क्या, जैसे कोई बच्चा है पैदा हुआ, कितने किलो का होगा? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो से ज़्यादा तो होगा नहीं। बट वो भाई जब बड़ा हो गया 25-26 साल का, एंड ही इज़ 60 किलो, 70 किलो, तो क्या वो बॉडी का मास ही तो बढ़ा है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स में कैसे इंक्रीज़ होगा? जैसे अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ जैसे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे में सिनोनिम्स हैं एक दूसरे का। अमीबा में क्या हुआ कि जैसे कोई अमीबा है, उसमें बाइनरी फ्यूजन हुआ, 2 अमीबा बने, तो ये उसका ग्रोथ भी है और ये उसका रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न से ही ग्रोथ करते हैं। मेल में क्या होगा? स्पर्म, फीमेल में ओवम, दोनों मिले बनाया क्या? जायगोट। जायगोट से 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, 32 सेल्ड स्टेज और 10⁻13 सेल्स स्टेज बन जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं सेल डिवीज़न से। उनमें जो सेल डिवीज़न होता है माइटोसिस होता है, और हमारे अंदर माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए। एनिमल्स में क्या होता है? लिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमेट होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनएनिमेट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, यानी कि इनसाइड से होती है। नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक होती है, आउटसाइड होती है। अगर हम बॉडी मास में इंक्रीज देखें क्राइटेरिया का ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कोई मिट्टी का ढेर है, कोई पहाड़ है, उसके ऊपर और धूल आके जमती गई बढ़ गया। ठीक है, अभी नॉन लिविंग है लेकिन ग्रोथ तो हुई ना। तो इस तरीके से ये होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि सैंड माउंटेन्स की बात करें, बॉर्डर्स की बात करें, तो ऐसा। इसमें क्या होता है? ग्रोथ नहीं होती है, एक्रीशन होता है, सरफेस पे इकट्ठा होना। ग्रोथ क्या होगा? कुछ एक्सेप्शंस भी होता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नहीं है। कैसे? क्यों? क्योंकि अभी सिंपल सी बात पड़ी कि कोई माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर आके धूल जम गई, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, बर्फ़ आके गिर गई, वो बड़ा हो गया, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे ग्रोथ हो गई। नहीं, ग्रोथ नहीं हुई। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और हम ग्रोथ के 2 कैरेक्टर्स लेके चल भी रहे हैं। क्यों? इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। दोनों तो देख सकते हैं ना, बॉडी मास तो बढ़ ही गया यहाँ पे। अच्छा, तो ये बात थी, अब समझ में आया। रिप्रोडक्शन क्या होगा? मतलब कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन, प्रोजेनी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो 2 तरीके से होता है, या तो एज इट इज़ कॉपी हो गया, यानी कि क्लोन, या फिर
थोड़ा मतलब कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, कुछ कम कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वेरिएशंस दिखाएंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फंगी है उसके एसेक्सुअल पोर्स हैं। अब जैसे जूस पोर्स हो गया, मोटाइल हो गया, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल हुआ। हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग के थ्रू हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में बाइनरी फिजन के थ्रू हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन में फंगी में फ्रेगमेंटेशन होता है। फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है। प्रोटीनिमा ऑफ मॉस में भी हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनिमा ऑफ मॉस में क्या कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है। रीजनरेशन की बात करें, टू रीजनरेशन जैसे प्लानेरिया में देखा जाता है। प्लानेरिया में क्या होता है, जैसे प्लानेरिया की बॉडी है, मान लो हेड पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है और टेल पोर्शन है। अब उसमें क्या हुआ, हेड पोर्शन बॉडी से कट गया तो हेड पोर्शन मिडिल और टेल पोर्शन बना लेगा, और जो मिडिल पोर्शन और टेल पोर्शन है वो हेड पोर्शन बना लेगा। या फिर तीनों अलग अलग पार्ट में कर गया, हेड अलग हो गया, मिडिल अलग हो गया, टेल अलग हो गया। तो हेड अपना मिडिल टेल बना लेगा, मिडिल जो है हेड और टेल बना लेगा, टेल है तो वो मिडिल और हेड बना लेगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, जैसे कि म्यूल की बात करूँ, खच्चर, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बीज का भी इंसिडेंट बहुत प्यारा होता है। जैसे वर्कर बीज का जो एक छत्ता होता है, एक पूरा कॉम्ब होता है, तो उसमें एक क्वीन होती है जो कि फर्टाइल फीमेल होती है, सिर्फ वही फर्टाइल होती है। और ड्रोन्स होते हैं 8 से 10 जो कि फर्टाइल मेल होते हैं। और वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स बीज होते हैं जो कि स्टेराइल फीमेल होती हैं, वो लगभग थाउजेंड्स में होती हैं। क्या होगा कि मेल ने क्या किया, क्वीन के साथ अपना जो भी है एग फर्टिलाइज़ किया, और उनका जो भी बेबी निकला वो क्या होगा, अगर वो फर्टिलाइज है, फीमेल है, तो वो क्या बनाएगी, अपना एक अलग कॉम्ब बनाएगी और वो फीमेल होगी। और सारे तो फीमेल के एग को फर्टिलाइज़ नहीं कर सकता, जो नहीं होंगे फर्टिलाइज वो वापस से क्या बन जाएंगे, हमारे वर्कर बीज बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और हनी बी की एक खास बात बताऊँ, सोशल इंसेक्ट भी होते हैं। सोशल इंसेक्ट क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं। अगर हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करूँ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करूँ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होते हैं। रिप्रोडक्शन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे मैंने बात की अभी, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन क्या ये अजीवित हैं, क्या बोल दिया कि मर चुके हैं, नहीं, जिंदा हैं। अब आता है मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बनता है, ग्लाइकोलिसिस से। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस से। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस से। या फिर कोई फैट है, प्रोटीन है, उससे ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में एक साथ चल रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सबको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हज़ारों केमिकल रिएक्शन एक बार एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगी हो, माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, सब में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता हो। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बिना कोई एक्सेप्शन के। जैसे IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो कपल बेबी प्रोड्यूस करने, मतलब जो फीमेल है वो बेबी नहीं बना पा रही है, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, जाइगोट नहीं बना पा रही है, तो क्या होता है कि उसको लैब में हम उनके स्पर्म्स को लेकर के और एग को लेकर के फर्टिलाइज करा के फिर उसको फीमेल के यूट्रस में फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ, इसको हम टेस्ट ट्यूब पे भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ। अब क्या, वो केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर हुई। अब बताओ ये केमिकल रिएक्शन लिविंग है या नॉन लिविंग है। जो माल है, माल पानी स्पर्म और वो तो लिविंग है, लेकिन बाहर की बॉडी तो नॉन लिविंग है। तो इस वजह से ना तो ये लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है। ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन एक लिविंग रिएक्शन है। ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन चला ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन रिएक्शन जो है वो लिविंग है। मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर भी परफ्यूम किया जा सकता है टेस्ट ट्यूब में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं या फिर सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। इस वजह से जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन। कॉन्शियसनेस की बात करें तो आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उन सब की नॉलेज रखना कॉन्शियसनेस कहलाता है। ये सबसे मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। टेक्निकली जो होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्टिमुलस का क्या होता है, स्टिमुलस 3 तरीके के। स्टिमुलस पहले तो समझे स्टिमुलस है क्या। स्टिमुलस बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमारे बॉडी को अंदर से सचेत दे कि तुमको इसके
अगेंस्ट कुछ रिएक्शन देना है, चाहे तो ये फिजिकल हो सकता है, चाहे तो केमिकल हो सकता है, चाहे बायोलॉजिकल हो सकता है। जैसे फिजिकल कैसे, लाइट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, अभी मैं मान लो हम रात में छत पे गाँव में सोते हैं तो क्या होता है जब धूप आती है तो कई धूप आने की वजह से हम अपने आप ही जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आँखों पे हमारे जो भी ये धूप पड़ती है हमको गर्मी सी लगने लगती है, बहुत ही तपन सी होती है, तो इस वजह से हम अपने आप हो जाते हैं। यहाँ पे फिजिकल स्टिमुलेशन है जो सनलाइट दे रही है हमको। अच्छा, या फिर पानी बरसा तो हमारी स्किन को पता चला अच्छा पानी बरस रहा है, अब यहाँ पे रहना नहीं, हमको कहीं और जाना है, ये सब हो गया। केमिकल कैसे, SO2 एसिड है, बेस है, या फिर कहीं भी बहुत ही मतलब एसिड की स्मेल आ रही है तो आपकी नाक एकदम क्लोराइक एसिड आ रहा है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, तो भी हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं। ये सब स्टिमुलस ही है। बायोलॉजिकल टच, किसी ने आपको टच किया, किसी ने आपके शरीर का कोई भी रोआ, इसलिए आपको टच से फील हुआ किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, मुझे अब उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन करना है, तो हम वहाँ से हट जाएंगे तो उसको पकड़ के एकदम कूट काट देंगे, अच्छा खासा कांड हो जाएगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को या फिर स्टिमुलस को, सिर्फ ह्यूमंस बीइंग या फिर एनिमल्स नहीं करते हैं। जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूटेंट्स, अदर ऑर्गेनिज्म। अब बोलोगे प्लांट कैसे, अच्छा देखो एक बचपन में बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था, किया था कि प्लांट का कुछ पोर्शन ढक दो, कुछ पोर्शन सनलाइट के पास रखो, तो जिसमें सनलाइट पहुंच रही है वही ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से प्लांट के बारे में भी देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करे, चाहे वो फिजिकल स्टिमुलस हो, केमिकल स्टिमुलस हो, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो, उन सबको हम कॉन्शियसनेस में इंक्लूड करते हैं। सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस का। बात करें फोटो पीरियड का, जैसे कुछ ब्रीडर्स होते हैं, अभी देखा होगा कि जब कुत्तों का जब सीज़न आता है तो आप लोग देखते होंगे कि एक साथ बहुत सारे कुत्ते जितने भी हमारे गली के कुत्ते होते हैं सब पिल्ले देने चालू कर देते हैं। तो उन लोग का भी आपस में एक सीज़न होता है जिसको कहीं ना कहीं उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों का आपस में सीज़न होता है। जैसे कुछ गर्मियों की सीज़न होती है, सब्जियाँ होती हैं तो वो गर्मियों के सीज़न में होती है, उसको हम बरसात में बो दें या ठंड में बो दें तो नहीं होती हैं। इस तरीके से प्लांट्स का या फिर एनिमल्स के रिप्रोडक्शन का भी आपस में एक सीज़न होता है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक्सेप्शन बाई कंटिन्यूस ब्रीडिंग है, 24 घंटे जब भी इनका मतलब वो हो, कंटिन्यूस ब्रीडर्स हैं। कुछ सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें यानी कि स्वचेतना, ये केवल ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब बात आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या? क्या होता है कि हम एक लौते मतलब ऐसे एनिमल हैं, हमें अगर खुद से भूख लग रही है तो हमको पता चलेगा कि हमको भूख लग रही है तो हम खाना खाएंगे। जैसे जो भी जानवर हैं उनको नहीं पता उनको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, उनको खाना दो वो हमेशा खाएंगे, ठीक है, और मन नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। बट उनका ये नहीं मतलब तब भूख लगेगी, हमको भूख लगेगी हम तभी खाएंगे। हमारे हाथ पैर में दर्द होगा, हमको गर्मी लगेगी, हमको पसीना आएगा, हमको ठंड लगेगी, हमको अपने बारे में नॉलेज रहेगी, हमको खुद के बारे में रहेगा कि हमारे साथ ये हो रहा है और हम उस पर रिएक्ट भी करेंगे। पेशेंट जैसे कोई कोमा में खड़ा है, एकदम बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बॉडी काम नहीं कर रही, सब मशीन से काम चल रहा है, ये पर्सन जो होते हैं ना तो ये लिविंग है ना ही तो नॉन लिविंग है। लिविंग जो होंगे मेटाबॉलिज्म होंगे और डेड होंगे, लिविंग जो होंगे मेटाबॉलिज्म शो करेंगे और जो डेड होंगे उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगा। इसी वजह से जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिना कोई एक्सेप्शंस के। अब बात करें इंटरेक्शंस क्या होता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इतना बड़ा जो ऑर्गेनिज्म हम बन चुके हैं यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो इतना बड़ा तो बना नहीं होगा स्टार्टिंग से। इवोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं, इवोल्यूशन कहीं ना कहीं हुआ ही है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन्होंने मिलके क्या बनाया, एटम बनाया, एटम बहुत सारे मिले उन्होंने मॉलिक्यूल बनाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बने, और मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक अच्छा खासा ऑर्गेनिज्म बन गया। अच्छा, जैसे मान लो कोई लोअर लेवल में हम देखें, एक सेल है, मसल सेल है, ठीक है, बहुत सारी मसल सेल्स मिले और टिश्यू बना लिया, टिश्यू बना लिया हायर लेवल पे, ठीक है। अब क्या होगा, मसल सेल्स का टिश्यू क्या होगा, मसल्स बनेंगे। अब जो प्रॉपर्टी टिश्यू में होगी वो क्या सेल में होगी? कतई नहीं, इम्पॉसिबल, नहीं होगी। जो सेल टिश्यू में होगी वो सेल में नहीं होगी, लेकिन सेल्स की ही प्रॉपर्टी से मिलके तो टिश्यू बना है। हाँ, ये भी बात सही है। ऐसे जैसे टिश्यू है, कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाया, हार्ट बना लिया मान लो, और हार्ट में जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या कार्डियक मसल्स के हर एक टिश्यू में होगी? इम्पॉसिबल, नहीं होगी। लेकिन जो हार्ट बना है वो बहुत सारे कार्डियक मसल्स के इंट्रैक्शन से तो वो बना है, तभी तो ब्लड का पंपिंग कर पा रहा है। तो ये सब क्या कहलाती हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ मिलाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हायर लेवल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लोअर इंटरेक्शंस की वजह से ही आई हुई हैं। ऑर्गन्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो सारे टिश्यू में पाई जाएंगी, गलत बात है ये। स्पीशीज़ की अगर बात की जाए तो 1.7 से 1.8 मिलियन पाई हैं स्पीशीज़ हमारे पूरे अर्थ पे, यानी कि 17 to 18 लाख है।
नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। टर्म बायोडाइवर्सिटी जो थी उसको रोजन ने दिया था। टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। ऑर्गेनिजम्स देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लेस देन 100 नैनोमीटर साइज़ के होते हैं और उनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म मोर देन 100 नैनोमीटर से होते हैं और उनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। अब आता है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का नाम रखने की प्रोसेस वो नोमेनक्लेचर कहलाता है। नोमेनक्लेचर जैसे कि नोमेनक्लेचर क्यों किया जाता है? जैसे किसी भी चीज़ का, अभी मेरी अगर बात की जाए तो अगर मेरा कोई भी नाम है तो मेरा एक घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है। जैसे कोई भी इंसान, जैसे समझ लो कोई चिंटू है, चिंटू का घर का नाम चिंटू है और स्कूल का नाम है बढ़िया चीता। तो अब उसके घर के लोग तो उसे चिंटू या चिंटू पिंटू कुछ भी बुलाएंगे। मम्मी पापा बोलेंगे चिंटू आ इधर आ, मम्मी बोलेंगे चिंटू बेटा इधर आओ, दोस्त बोलेंगे अबे चिंटू आ किधर है इधर आओ। तो अलग अलग नाम से बोला जाएगा, लेकिन उसका एक नाम है चीता। तो उसको स्कूल में जाओ तो बोला ही जाएगा चीता इधर आइए, चीता उधर जाओ। तो सब लोग उसका एक फ़िक्स नाम भी होता है, साइंटिफिक नेम। इसी तरीके से नोमेनक्लेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक लोकल नाम होगा जो उसको उस पर्टिकुलर एरिया में बुलाया जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में बोला जाएगा, और उसका एक साइंटिफिक नेम होगा जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे चाइना रोज़ है, हिंदी में उसको गुड़हल बोला जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में चाइना रोज़ बोला जाता है, और संस्कृत में पद्मचारिणी बोला जाता है। वाओ, इतने सारे नाम किसी चीज़ के। बट हम एक साइंटिफिक नाम क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि लोकल नाम जो होते हैं ना वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। लोकल जो नाम होते हैं वो हर एक जगह में रीज़न टू रीज़न अलग अलग होते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम उस रीज़न पे भी बदलते रहते हैं। और इस वजह से अब देखो चाइना रोज़ के 3 नाम मैंने बता दिए, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस। अभी जो हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस है वो पूरे दुनिया में कहीं भी पता कर लो, किसी भी साइंटिस्ट के पास जाओ, किसी भी देश में जाओ, तो इसके बारे में कोई बता देगा। इफ़ अगर मैं अमेरिका जा रही हूँ, अमेरिका में मैंने बोला गुड़हल का फूल दे दो, तो शायद कोई नहीं जानता होगा उसके बारे में। हाँ, अगर मैं हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस बोलूँ तो शायद मुझे मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से जो साइंटिफिक नेम होते हैं पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड होते हैं सारे बायोलॉजिस्ट के द्वारा। अब नोमेनक्लेचर करने का भी तो एक क्राइटेरिया होता होगा। हाँ, क्राइटेरिया है। जैसे अगर प्लांट्स के बारे में हमें करना हो तो उसका ICBN नाम का एक बना रखा है, तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के नामों के बारे में देखा जाता है। ICZN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए हो गया ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। ICBACN हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर। ICNCP हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। अच्छा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको कैल्डस लिनियस ने दिया था, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट हैं। ये सारे बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। प्रोसेस है बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको हम बायनोमिकलक्लेचर बोलते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जब उनको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर नेम किया गया तो उनमें 2 वर्ड्स होते हैं, जीनस जेनरिक नेम, स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के बारे में सबसे पहले फर्स्ट में 1753 में, स्पेसिफिक स्पीशीज प्लैनेटेरम के बारे में 1500 स्पीशीज़ का नाम दिया गया था, और एनिमल्स में आया था 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरे इन 1758। ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहले पूछा जाता था, अब इतना नहीं इस पर गौर किया जाता है, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं। 2 वर्ड फॉर्मेट होता है, पहला वर्ड जीनस, सेकंड वर्ड स्पीशीज़। पहला लेटर जीनस का हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का हमेशा स्मॉल होगा। जब हाथों से लिखा जाएगा बायोलॉजिकल नेम, जीनस और स्पीशीज़, तो ये अलग अलग अंडरलाइन किए जाएंगे और इटैलिक्स में प्रिंट किए जाएंगे। क्यों? उनका लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, मेंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है। बायोलॉजिकल नेम की बात की जाए तो ये लैटिन में ही लिखे जाते हैं। लैटिन क्या होता है? लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। साइंटिफिक नेम्स लैटिनाइज्ड होते हैं या फिर लैटिन से निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के मतलब लैटिन में क्यों लिखे जाते हैं? क्यों? क्योंकि देखा नहीं जाता कि ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन कहाँ है, वो लैटिन में ही लिखे जाते हैं। ऑथर जो होगा, ऑथर का जो नाम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा और इसको अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, रोमन टाइप में नहीं लिखा जाएगा। जिस ऑथर ने ऑर्गेनिज्म को पहली बार एक्सप्लेन किया या डिस्क्राइब किया उसी का नाम लिखा जाएगा। अब जीनस या स्पेसिफिक एपिथेट की बात करूँ तो इसमें 3 से कम और 12 से ज़्यादा लेटर्स नहीं होने चाहिए। 3 से ज़्यादा और 12 से कम ही होने चाहिए। जैसे मैंने लिया फंगस है, फंगस का नाम एल्ब्यूगो कैंडिडा भी है और एल्ब्यूगो सिस्टोपस भी है।
साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ प्रायोरिटी लिखाएं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके नाम दो दो हैं, साइंटिफिक नेम भी दो दो आ गए हैं भाई। तो अब साइंटिफिक नेम दो दो हैं तो कैसे क्या नाम रखा जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे फंगस है एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो सिस्टोपस, तो इसमें लॉ ऑफ प्रायोरिटी जो पहले जिसको किया गया वो वैलिड होगा, जो पहले किया गया वो वैलिड होगा, और जो सेकंड होगा वो उसको पहले का सिनोनिम मान लिया जाएगा। सिनोनिम से ज़्यादा टोटोनिम्स भी तो होते हैं। तो जब टोटोनिम्स क्या, जब जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो, जैसे रेटस रेटस चूहे का कुछ होता है, ठीक है, कटला कटला फिश का, गोरिल्ला 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 का होता है। तो ये कुछ कुछ एनिमल्स के टोटोनिम्स में एप्लीकेबल होंगे। ऑटोनियम्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, जैसे होमोसेपियंस सेपियंस। बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्राइनोमियल, जैसे उसमें क्या होगा, जीनस होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा और सब स्पीशीज़ भी होगा। होमोसेपियंस सेपियंस, होमो जीनस है, सेपियंस स्पीशीज़ है और सेपियंस सब स्पीशीज़ है। ब्रेसिका ओलिरेसी कैपिटाटा, ब्रेसिका जीनस है, ओलिरेसी स्पीशीज़ है, कैपिटाटा वैरायटी है। कैबिज का हो गया। होमोनिम्स की बात करें तो प्रूनस डल्सिस, आलमंड और प्लम। अच्छा, सिस्टमैटिक्स की बात करें तो सिस्टमैटिक टर्म कैरलस लीनियस ने दिया था। वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। ये साइंटिफिक स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की और उनके बीच के रिलेशन की। सिस्टमा नेचुरी जो है उसको कैरलस लीनियस ने लिखा गया था। सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक में क्या क्या आता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे कि डॉग कैनिडे, कैट फेलिडे, इन सबको क्या मिला, मैमेलिया, सेम क्लास है, डिफरेंट फैमिली है। अब देखो डॉग का डिफरेंट फैमिली है लेकिन मैमेलियन की क्लास क्या है, सेम है। क्लास मैमेलिया में कैरेक्टर होते हैं एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर्स, जैसे कि ह्यूमन में एक्सटर्नल ईयर भी होता है और बॉडी हेयर्स भी होते हैं। इंसेक्टा में 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स होते हैं, कॉकरोच में। बायोसिस्टमैटिक टर्म जो है कैंप और गिल्ली ने दिया था। न्यू सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो जूलियन हग्सले ने दिया था। टैक्सोनॉमी क्या होता है, कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पे बेस्ड होता है और उसको अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसका सिंगुलर जो होगा टैक्सॉन होगा। यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या होगी, टैक्सॉन। टैक्सोनॉमी के फाउंडर कौन थे, अरिस्टोटल। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे, कैरलस लीनियस। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, एब्डिक कैंडोल ने। इंडियन टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, संता पाउ। ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट कौन है, कैरलस लीनियस। टैक्सोनॉमी में 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, लेकिन एक बेसिक नीड है। जैसे बेसिक नीड, अगर हम किसी भी इंसान की बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथिंग शेल्टर, ऐसे ही। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मोर्फोलॉजी हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, अब बात करते हैं टरिल। टरिल क्या होता है, 3 टाइप्स के टैक्सोनॉमी होते हैं। टरिल में क्या होता है, 3 टाइप के टैक्सोनॉमी के बारे में बताया जाता है। एक अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी मोर्फोलॉजी पे बेस्ड होता है, बीटा टैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, ओमेगा टैक्सोनॉमी बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन में बेस्ड होता है। ये मतलब एक बार पढ़ लो तो इससे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है और ये बहुत पहले पूछा जाता था। अब जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन स्पीशीज़ है, उसकी क्लास क्या है, मैमेलिया है। किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। तो ह्यूमन, मैमेलिया, एनिमेलिया, ये अलग अलग लेवल पे टैक्सोन है। जैसे वीट की बात करूँ, वीट स्पीशीज़ है, क्लास क्या है, मोनोकोटिलिडोनी है, और किंगडम क्या है, प्लांटी है। तो वीट, मोनोकोटिलिडोनी और प्लांटी सब अलग अलग लेवल पे टैक्सोन है। अब देखते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, उनसे होमो हैबिलिस आए, उनसे होमो इरेक्टस आए, उनसे निएंडरथल मैन आए, उसके बाद क्रोमैग्नन मैन आए, फिर होमो सेपियंस आए। अच्छा, क्रोमैग्नन मैन के बारे में बता दूं तो क्रोमैग्नन मैन की मैक्सिमम क्रेनल कैपेसिटी होती है जो कि 1650 होती है, और होमो सेपियंस की 1400 होती है, जो कि आज के करंट टाइम का ह्यूमन है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की बात करूँ तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ होती हैं, जिनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ बोला जाता है। अब वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या हो सकती हैं, टैक्सोन हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, या फिर रैंक हो सकता है। कैसे होता है, किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सब क्या है, अलग अलग टैक्सोन ही तो हैं, अलग अलग टैक्सोन ही तो हैं, टैक्सोन हायरार्की तो हैं। और फाइलम यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, डिवीज़न यूज़ होता है प्लांट के लिए। अब इसके बाद प्लांट, फाइलम और डिवीज़न के बाद सब फाइलम भी आता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली जीनस के पहले ट्राइब्स आता है, जीनस के बाद स्पीशीज़ के बाद सब स्पीशीज़ भी आता है, ठीक है।
और ये जो सब फाइलम, टाइप्स और सब स्पीशीज़ हैं, ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ हैं। अब अगर हम जैसे स्पीशीज़ से ऊपर जाते हैं किंगडम की तरफ, तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि किंगडम से नीचे स्पीशीज़ की तरफ आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं ना, ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स नहीं हैं। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें केवल 5 कैटेगरीज़ थी: क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया उसमें किंगडम, फाइलम, फैमिली को एडिट करा गया और वैरायटी को डिस्कार्ड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची क्या होती है? असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट। जो भी कैटेगरीज है उनका असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट ही हायरार्की कराता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जैसे डॉग और कैट की बात की जाए तो अलग अलग फैमिली है, यानी कि इनके कैरेक्टर बहुत कम मिलते होंगे। डॉग की बात करें, सबसे ज़्यादा सिमिलर कैटेगरी देखते होंगे, या फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट शेयरिंग हैबिट भी यहाँ पे देखी जाती होगी। कैट टाइगर की बात करूँ तो सेम फैमिली होता है, फेलिडे। स्पीशीज़ की बात की जाए तो स्पीशीज टर्म जॉन रे ने दिया था, इनकी बुक थी हिस्टोरिया जेनरलिसिस प्लैनेटेरम। लोएस्ट कैटेगरी या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन की बात करें, स्पीशीज़ ही होती है। स्पीशीज़ जो है रियल बेसिक यूनिट है, केवल कैटेगरी ही है या फिर केवल स्पीशीज़ ही है जिसका रियल एग्जिस्टेंस है। ना तुम प्लांट देख पाओगे, ना तुम फाइलम देख पाओगे, ना तो तुम किंगडम देख पाओगे। इसका एग्जिस्टेंस होता है स्पीशीज़ से ही होता है। स्पीशीज़ से मिल के ही क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिलीज, जीनस ये सब बनता है, ठीक है। अब चैप्टर का ये पहला 10 पॉइंट तो हो गए, मैंने कहा था कि नेक्स्ट टेस्ट में कराएंगे, लेकिन इसी में हो गया है कंप्लीट। बट इसके बावजूद भी अभी चैप्टर लगभग बचा है 10-12 मिनट का पॉडकास्ट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, जिसमें कि हम कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ बता देंगे, स्पीशीज़ के टाइप्स बता के, फिर अर्नस्ट मायर जिनका पहले पेज में इंट्रोडक्शन भी दे रखा है वो सब पढ़ के, फिर जीनस वगैरह और सब जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो भी हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स आते हैं उन सब के बारे में पढ़ के और एडिशनल टैक्सोनॉमिकल एड्स भी पढ़ेंगे, और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को। सो थैंक यू, पढ़ते रहो एकदम ज़ोरदार से, क्योंकि इस पर 2024 नीट ना फोड़ना, एकदम आग लगानी है तुमको। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो।